नमस्ते दोस्तों। कहानी रेडियो में आज सुनिए जानी मानी कथाकार डॉक्टर स्वाति तिवारी की कहानी अचार। स्वाति जी भोपाल में रहती हैं। उनकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से उल्लेखनीय हैं सवाल आज भी जिंदा हैं, अकेले होते लोग और ब्रह्मकमल एक प्रेम कथा। भोपाल गैस त्रासदी पर उनकी पुस्तक सवाल आज भी जिंदा है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत है। वृद्धावस्था पर मनोवैज्ञानिक दस्तावेज अकेले होते लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित व मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वागीश्वरी सम्मान से अलंकृत है। भारत की 100 विमेन अचीवर में शामिल स्वाति तिवारी को साहित्य के क्षेत्र में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया है। द संडे इंडियन द्वारा प्रसारित 21वीं सदी की 111 लेखिकाओं में इनका नाम शामिल है। वर्तमान में स्वाति जी मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत हैं और हिंदी भाषा एवं साहित्य की सेवा हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो शुरू करें कहानी। मई की तेज धूप को देखकर याद आया कि चने की दाल को धूप दिखाना है। आंगन की धूप में पुरानी चादर बिछाकर मैं स्टोर रूम में चने की दाल निकालने गई तो अचार का मर्तबान दिखाई दे गया। दाल को धूप में फैलाकर पलटी तो अचार का ख्याल आया। सोचा चलो लगे हाथ अचार को भी देख लूं। मर्तबान पर कुछ नमक छिटक आया था। उजाले में लाकर देखा तो यह 2 साल पुराना अचार था। अम्मा कहती हैं पुराना अचार अचार नहीं औषधि हो जाता है। जब जी मचलाए, भूख ना लगे, स्वाद उतर जाए तो थोड़ा सा पुराना अचार चाट लो और चीर को चूस लो, सारा अजीर्ण खत्म। बात बात में आजकल मुझे अम्मा के फंडे याद आ जाते हैं। शायद आजकल मैं बिल्कुल अम्मा जैसी होती जा रही हूँ। उम्र का एक दौर ऐसा भी आता है जब हम नहीं रहते, अपने माता या पिता की तरह लगने लगते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं। छोटी थी तो मैं हमेशा कहती थी अम्मा मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी, सारा दिन बेवजह के कामों में खटती रहती हो तुम। पर चने की दाल पर हाथ फेरते हुए मुझे अपने ही ख्याल पर हंसी आ गई। अचार को भी परात में फैलाकर धूप में रखाई। सोचा इस बार अचार नहीं डालूंगी। घर में 2 ही तो प्राणी बचे हैं, पति और मैं। जब तक बच्चे थे तो घर में हर तरह के अचार मुरब्बे उठ जाते थे, पर बच्चे बाहर चले गए हैं और हम दोनों को ही हाई ब्लड प्रेशर है। रही सही कसर डॉक्टर ने इनके सामने बोलकर पूरी कर दी कि भाभी जी ज़रा अचार पापड़ भी कम ही खाना, आपका बीपी भाई साहब से ज़्यादा है। बस तभी से हमारे ये लकीर के फ़कीर थाली में तो दूर टेबल पर भी अचार नहीं निकालने देते। कहते हैं टेबल पर रखा कि तुम थोड़ा सा के चक्कर में ले ही लोगी। और बस अब घर में अचार पापड़ की खपत ही समझो बंद हो गई है। गाहे बगाहे मेहमानों को सर्व करने या ट्रेन के टिफ़िन में अचार की वैल्यू बनी हुई है। हाँ, हमारा माली ज़रूर 1-2 दिन में अचार की फरमाइश कर लेता है, मैं दे देती हूँ। पता नहीं सुबह सुबह से आता है, साग सब्जी हो ना हो यही सोचकर। धूप में सूखते अचार को देखकर पति महोदय ने टोका, अब अगर अचार भी कपड़ों की तरह धूप में सुखाना पड़ता है तो मैडम डालना ही क्यों? अरे 2 साल पुराना अचार है, दवाई की तरह हो गया है। फिर आपको जो बोर भाजी की दाल पसंद है ना, उसमें उबलती दाल में सूखा आम का अचार डालती हूँ मैं, तभी तो बोर भाजी का स्वाद उठकर आता है। खाने की थाली में भरवा करेले थे। भरवा करेला इनकी खास पसंद है। खाते ही बोले वाह क्या करेला बना है, 5 स्टार वाला 5000 रुपये में भी ऐसे करेले की सब्जी सर्व नहीं कर सकता। इन्होंने एक करेला और थाली में डाला। कुटी तिल्ली खोपरे के सूखे मसाले में अचार का तेल डालकर करेले भरे हैं, तभी तो कड़वाहट कम हो गई है, मैंने उत्साही होकर बताया। ये कहने लगे तो आजकल अचार यूं नहीं तो यूं जा रहा है पेट में, क्यों? तभी तो तुम्हारा बीपी घटता नहीं। 1 चम्मच तेल यूं भी डलता ही है करेले में, मैंने सफाई दी। खाने से निपटकर मैंने अचार की दूसरी बरनी देखी, एकदम ताज़ा, वैसा का वैसा ही था। सो थोड़ा सा हिलाकर वापस रख दिया, ये सोचकर कि इस बार अचार नहीं डालूंगे। 15 दिनों के बाद ही एक बारिश हो गई थी। मैं सब्जी मंडी गई तो पूरे मार्केट में सब्जी से ज़्यादा अचार की कैरी दिखाई दी। मैं लूं ना लूं की पशोपेश में पड़ी और फिर बगैर लिए ही घर आ गई। उस रात सपने में मुझे पिताजी दिखे।
मकड़ी का जाला झाड़ू में लपेट कर निकालते हुए। याद आया, ऐसे ही एक बार एक बड़ा सा जाला छत पर पंखे के पास लटक रहा था और मकड़ी लगातार अपने हाथ पैर चला रही थी। पिताजी ने मकड़ी दिखाते हुए कहा था, तुम्हारी माँ भी मकड़ी जैसी है, सारा दिन इस गृहस्थी के जाल में हाथ पैर चलाती उलझी रहती है। मेरी नींद खुल गई थी। मैं खुश थी आज बरसों बाद बाबूजी यूं दिखे, वरना हम सब चाहते थे कि वे दिखें, पर वे कभी किसी को भी सपने में नहीं दिखे थे। मैं उठकर बैठ गई। बाबूजी के जाने के बाद 5 सालों से हमारा घर यूं ही बंद पड़ा है। माँ छोटी बहन के पास हैं। एक पल को लगा कि बाबूजी की आत्मा शायद अपनी गृहस्थी की उपेक्षा की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण कर रही है कि देखो, यहाँ कभी बगिया में फूल खिलते थे, मंदिर में दिया जलता था, तरह तरह के पकवान बनते थे, अचार और मुरब्बे डलते थे, धूप में सूखते कूटते मसालों की सुगंध होती थी और तुम्हारी माँ मकड़ी की तरह इन महीन जालों में उलझी रहती थी। धूप में तपकर अंदर आती तो उसका चेहरा लाल हो जाता था, प्याज काटती तो आंखें धुली धुली स्वच्छ लगती थीं, मसाले कूटते उसके हाथों की नसें जैसे तानपुरे के तार की तरह झनझन करती थीं। इन सब से उसे दूर कर तुमने उसके चेहरे के रंग, उसके हाव भाव, उसकी आंखों का पानी सब सुखा दिया है। मकड़ी को उसके जाले में ही हाथ पैर चलाना आता है। मुझे याद आया, बाबूजी जाला बनाती मकड़ी को कभी नहीं मारते थे। कहते थे जाला जब सूखा हो जाए, मकड़ी निकल जाए, तब हटाना चाहिए। तब समझ में नहीं आता था कि इसका अर्थ क्या है, पर आज स्वतः समझ में आ गया। घर संसार सबका स्वप्न है, लक्ष्य होता है जीने का, उसे पूरा करने देना चाहिए। या तो पहले ही सफाई रखो कि जाले बने ही ना, नहीं तो पूरा हो जाने के बाद सूखने दो, तब हटाना। जाने क्यों लगा कि पिताजी चाहते हैं कि हम माँ की इच्छा अनुसार कुछ दिन बंद घर को फिर चालू करें, माँ में प्राणों का संचार करने के लिए। मैंने और छोटी ने 8-10 दिन का प्रोग्राम बनाया माँ के साथ घर जाने का। पिताजी के सपनों में आने वाली बात मैंने किसी से नहीं कही। इस बात को सबने अपने अपने ढंग से सोचा। किसी ने कहा, पता नहीं एकदम क्या सोची, प्रॉपर्टी का मामला होगा, बंटवारे के लिए माँ को यहाँ लाई हैं। किसी ने सोचा कुछ हाथ लग जाए, शायद इसलिए घर खोला होगा, वगैरह वगैरह। 5 सालों में घर घर नहीं बचा था। एक बंद मकान था जिसमें मकड़ी के अलावा चूहे, छछूंदर सबने घर बना लिया था। सब कुछ वैसा ही जमा था, अपने बेजान शरीर के साथ, बेरौनक सा। छोटी तो जैसे रोने ही लगी थी। क्या ये हमारा ही घर है? तो कहाँ गए वो दिन? मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी और माँ को जानबूझकर काका के घर ही छोड़ आई थी कि पहले जाले हटाकर अंदर प्रवेश की जगह तो बना दूं। पता नहीं माँ अपनी उजड़ी गृहस्थी को देख जीवन से जुड़ेंगी या टूटेंगी। यह हमारा ही घर था कभी। 1 मंजिला, बाहर लॉन, चारों तरफ फूलों के पौधे, पीछे किचन गार्डन, बरामदे में एक बड़ा सा झूला पालकी वाला, दरवाजे पर बंधनवार बनाती लटकती चमेली। दरख्तों के बीच यह इमारत एक छोटी हवेली लगती थी। आदमी न रहने की वजह से एकदम वीरान लगती है नई जगह मैडम। ड्राइवर अनवर की बात से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने कहा, लो अभी वीराना दूर करते हैं। मैंने दरवाजे पर लगी कॉल बेल दबाई तो पाया कि स्विच थोड़ा जैम हो रहा है। मैंने एक बार फिर से बेल बजाई और घंटी ने एक नन्हे पंछी जैसी आवाज़ निकाली, टिन टिन टिन। मैंने एक बार फिर बेल बजाई, एक बार और। अरे अरे मैडम, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अनवर ने टोका। जानते हो अनवर, जब तक बाबूजी दरवाज़ा नहीं खोलते थे मैं लगातार बजाती थी ये बेल। यादों के बादल बेमौसम घुमड़ आते हैं और मन को गीला कर जाते हैं। अनवर ने हमारी मदद की। मैं, छोटी, काकी की मेहरी, चौकीदार और एक लेबर, हम सब ने 5 साल से बंद घर को 5 घंटे में इस लायक तो कर ही लिया कि अंदर बैठा जा सके। बिजली और पानी का शुल्क माँ एक साथ चौकीदार को भेज रही थी, सो मुश्किल नहीं हुई। दोनों ने थोड़ी सी जाम मशीनरी को चालू करते ही हमारे लिए हथियार का काम किया। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सबके तार अनवर ने बदल दिए। फ्यूज बल्ब बदले गए। बिस्तर की पेटी से नए पर्दे, नया कारपेट, नई चादरें सब निकल आए। छोटी ने धोबी का गट्ठर बांधा, कल देंगे सब। गैस कनेक्शन लगाया। आश्चर्य हुआ, 5 साल से बंद घर की टंकी भरी हुई थी। काकी ने घर से दूध लाकर उफना दिया। फिर बनी चाय और तब
शाम को अनवर माँ को गाड़ी में बिठा लाया। शाम का दिया बाती हुआ। बंद घर की सीलन वाली गंध को धूप बत्ती ने कुछ कम किया। फिर हम लाइट जलती छोड़, पंखा चलाकर, घर की खिड़कियां खोल रात के खाने और सोने के लिए काका के घर आ गए। अगले दिन लंच के बाद घर मिशन फिर से चालू हुआ। पिताजी की डायरी से किराने वाले, दूध वाले, प्रेस वाले सबके नंबर मिले। मोबाइल था ही, सो घर बैठे सब आ गया। शाम का खाना हमने यहीं बनाया। अनवर कहीं गया था, लौटा तो उसके लिए सब्जी कम थी। माँ ने कहा, रुक कुछ बना देती हूँ। नहीं नहीं, आप तो अचार दे दो, अनवर बोला। अचार? माँ पलट आई। मैं समझ गई थी अचार माँ की यादों का अनमोल रत्न है। वे ज़रूर दुखी हो गई हैं। छोटी ने आकर बताया, माँ लकड़ी की अलमारी खोलकर अचार की खाली बर्नियाँ देख रही हैं। सामने वाले जैन की दुकान से चौकीदार ने रेडीमेड अचार ला दिया था छोटी के कहने पर। रात हम सब अपने घर में ही सोए। बाबूजी वाले कमरे में मैं, छोटी, माँ और काकी। अनवर ने छत पर पलंग रख लिया। चौकीदार भी वहीं सोता है। सुबह चाय बनी, पौधों में पानी डाला, माँ ने पूजा की। बढ़ती मुरझाती तुलसी के पत्तों में भी जान आई। काकी ने नल की टपकन के पास ही गमला रख दिया था। आज सबका खाना यहीं बनना था, काका, बुआ और हम सब का। आम का रस और पूरी। माँ ने कहा, पूरी मैं बनाऊंगी। छोटी ने टपटा, इतने लोगों की हैं, 10 मिनट में तो तुम्हारा घुटना टें बोल जाता है, आधा पौना घंटा खड़ी रहोगी? करने तो दे, जब तक बनेगा बनाने दे, बाद में तू उतार देना, माँ ने कहा। पर यह चमत्कार था या माँ का लौटा हुआ आत्मविश्वास। न आटा सानते माँ का हाथ कब कपाया, न घुटने ने टें बोली, बल्कि माँ चकला, बेलन, छोटे बर्तन भी खड़े खड़े धो लाई। मुझे याद आया, कल पिछवाड़े गई थी तो 2 कबीट पड़े थे पेड़ के नीचे। उठा लाई थी उन्हें। उनको फोड़ा तो आंगन के मचान पर लगा बाबूजी कबीट की चटनी कूच रहे हैं। मैंने खरड़ और सिलबट्टा साफ किया। खूब गुड़ डालकर कबीट के बीजों को कूचना शुरू किया तो लगा बाबूजी पास खड़े हैं। बिट्टू, कबीट के बीजों को पहले कूच कूच कर फिर गुड़ के साथ सिलबट्टे पर रगड़ो, लसर लसर। ऐसी खट्टी मीठी चटनी बनती है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। लो चखो। मेरा हाथ स्वतः ही दूसरी हथेली पर लाल चटनी रख गया और मैंने आंखें मूंद कर चटनी का स्वाद लिया। बिल्कुल बाबूजी जैसी। माँ मुझे चटनी पीसते 4 बार देख गईं। कभी जरा सा जीरा डाल, तेरे बाबूजी डलवाते थे कहकर, तो कभी काला नमक डलवाकर। सब जैसे भूल गए थे कबीट की चटनी भी बनती है। अगले दिन सारे अचार के मर्तबान माँ ने मेहरी से धुलवाए, यह कहकर कि तुम बहनें ले जाओ, यहाँ तो खाली पड़े हैं। मैंने बाजार से कच्चे आम मंगवाए। अचार के मसाले बाबूजी की डायरी के अनुसार आए। कैरी काटने का सरोता चमकाया गया। माँ परेशान होने लगी, कौन काटेगा कैरी और कौन कूटेगा मसाले? रेडीमेड मसाला ले आती बिट्टू। कैरियाँ काटने का जिम्मा मेरा था और मसाले कूटने का छोटी का। पुरानी सूती साड़ी बिछाई गई। धोकर कच्ची कैरियाँ माँ ने छांटी। जैसे ही पहली कैरी सरोते पर रखी, याद आया बाबूजी ने कहा था, कैरी हमेशा खड़ी चीरना चाहिए, फांक अच्छी कटती है। एक फांक काटने में हाथ दुखा। फिर लगा जैसे बचपन में बाबूजी हत्था पकड़वाकर दबवाते थे और खच्ची करके कैरी कट जाती थी। फिर तो ट्रिक ही हाथ लग गई मेरे। गीले खोपरे की तरह सब कैरी कट गई। छोटी ने सारे मसाले वैसे ही कूटे। माँ आश्चर्यचकित थी। एकदम वैसी ही फांक और हर मसाला सही अनुपात में। कैसे किया रे छोरियों? माँ तेल गरम कर लाई और मसाले भूनते हुए बोली, मैं कहाँ डालती थी अचार, सब वही डलवाते थे। दरअसल नाम मेरा होता था कि कहीं लोग ये ना कहें कि व्यास जी अचार डालते हैं। पर सच तो ये है बिट्टू, मसालों का सारा अनुपात उन्हीं का होता था। अचार डाला, मर्तबान को भी पुनर्जीवन मिला, अलमारी में खुशबू फैली, कटोरा भर अचार शाम की रसोई में सर्व हुआ, पर किसी का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। छोटी के पति ट्रेनिंग पर गए थे, लौटने में यहीं आने वाले थे, तो 10 दिन माँ और रह सकती थी घर पर। मैं 10 दिन बाद आती हूँ, इसी वायदे के साथ अपने घर आ गई। गाड़ी से उतरी तो हाथ में अचार की बरनी देख पति ने टोका, फिर अचार डालना ही, वो भी इतना? मैंने गर्व और श्रद्धा से कहा, यह अचार नहीं है, ये बाबूजी को श्रद्धांजलि है।
अब ये हर साल डलेगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कहानी रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।